सी ची। जोई ने जलन भरी नजरों से गुस्से में बड़बड़ाया। करण का किसी और की शादी में जोई से झगड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वह मुड़कर बाथरूम चली गई। जब वह बाहर निकली तो उसने अनजाने में कॉरिडोर के अंत में एक आदमी और औरत को बातें करते हुए देखा। थोड़ी देर बाद दोनों चोरी छिपे स्टोरेज रूम में घुस गए। अगर उसकी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं, तो वह आदमी और कोई नहीं बल्कि एनी का दूल्हा हवान था। और वह औरत थी जोई, जिसने उसी रंग की ब्राइड्समेड ड्रेस पहनी थी जैसे करण की थी। आखिर शादी के दिन दूल्हा एक ब्राइड्समेड के साथ क्या कर रहा था? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टोरेज रूम के अंदर। तुम कितने बेरहम हो, हवन। मेरी पीठ पीछे शादी कैसे कर सकते हो? जोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ब्राइड्समेड हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूल्हा तुम होगे। तभी तो तुमने मेरी कॉल्स उठाना बंद कर दिया। जोई, इस कार्ड में 30,000 हैं। इसे हमारे ब्रेकअप की फीस समझ लो। जब तुम्हारी ब्राइड्समेड की ड्यूटी पूरी हो जाए तो बिना तमाशा किए यहाँ से निकल जाना। जोई ने कार्ड पकड़ा। सिर्फ 30,000? मजाक कर रहे हो? अगर ब्रेकअप करना है तो कम से कम 1.5 लाख देने होंगे। हवान चिढ़ गया। 1.5 लाख? जोई, ज्यादा मत बढ़ो। मैं बस 30,000 ही दे सकता हूँ। लेना है तो लो, वरना मत लो, और मुझे मजबूर मत करो कि गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवाऊं। करण ने स्टोरेज रूम के अंदर हो रही उनकी बहस सुनी, और तभी उसे याद आया कि हवान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। हवान पहले अल्फा एंटरप्राइजेज में जोई को लेने आया करता था, और जोई हमेशा की तरह शेखी बघारते हुए पूरे ऑफिस में उसे अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाती थी। दूसरी तरफ एनी हमेशा कहती थी कि वो और हवान पिछले 3 सालों से साथ हैं और उनका प्यार बहुत मजबूत है। लेकिन इस मासूम से दिखने वाले शख्स की असलियत एक धोखेबाज थी, और बेचारी एनी तो उससे दिलो जान से प्यार करती थी। करण ने नजरें झुका ली और चेहरे पर कोई भाव नहीं लाए। एनी जेरेमी की भतीजी थी, और करण को जेरेमी के रिश्तेदारों की निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं था। आखिर यह उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शादी की शुरुआत जल्द ही हुई, एक क्लासिक धुन के साथ गंभीर और रोमांटिक वेडिंग मार्च। एनी लाल कारपेट पर चलते हुए उस आदमी की ओर बढ़ रही थी, जिसे वह अपना जीवन साथी मान चुकी थी। स्टेज के नीचे ज़ीक ने शादी का नज़ारा देखते हुए अचानक एक ख्याल से जेरेमी की कुहनी को हल्का सा ठोका और मुस्कुराकर पूछा, वो छोटी लड़की कहाँ है जिससे तुमने अभी कुछ दिन पहले शादी की थी? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जेरेमी चुप रहा। उसकी नज़रें स्टेज पर टिकी थीं, जहां नीली ड्रेस में करण खड़ी थी। टॉमी ने जेरेमी की ओर से जवाब दिया, वो यही है, मिस्टर ज़ीक। यहाँ। ज़ीक ने इधर उधर देखा। कहाँ? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। टॉमी ने स्टेज की ओर इशारा किया। वो ऊपर खड़ी है। ज़ीक ने स्टेज की ओर देखा, जहां दुल्हन एनी को छोड़कर सिर्फ 4 ब्राइड्समेड्स थीं। उसने सोचा, कौन सी है वो? उसने तो अब तक करण को या तो भारी मेकअप में या घूंघट में ही देखा था। उसकी असली शक्ल उसने कभी ठीक से नहीं देखी थी। स्टेज के ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन पर दुल्हा दुल्हन के हसीन लम्हों की तस्वीरें चल रही थीं। इसी बीच अधिकारी एनी से शादी की शपथ लेने को कह रहा था। लेकिन अचानक स्क्रीन पर चल रहा वीडियो बदल गया। वो एक सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें हवान को एक ब्राइड्समेड ड्रेस पहने औरत को खींचते हुए स्टोरेज रूम में ले जाते हुए दिखाया गया। पूरा वेन्यू एकदम हलचल और शोर शराबे से। हवान का चेहरा फीका पड़ गया जब उसने 4 ब्राइड्समेड्स में बैठी जोई की ओर घूरा। ये जरूर उसी घटिया औरत की करतूत है। एनी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने हवान को हैरानी और अविश्वास से देखा। उस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? और तुम दोनों स्टोरेज रूम में क्या कर रहे थे? हवान ने नरमी से एनी के कंधों को पकड़ा। मेरी बात सुनो, एनी। जैसा तुम सोच रही हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। उस लड़की ने कहा कि वो तबीयत खराब होने की वजह से आराम करना चाहती है और मुझे स्टोरेज रूम में ले जाने को कहा। मुझे क्या पता था कि अंदर जाते ही वो अपने कपड़े उतारकर मुझे फंसाने लगेगी।
मैं खुद शॉक हो गया और तुरंत उससे पीछा छुड़ाकर बाहर आ गया। कसम खाता हूँ एनी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हारा दिल टूटे। एनी इतनी आसानी से हवान की बातों पर भरोसा करने वाली नहीं थी। उसने उसे धक्का दिया और स्टेज पर खड़ी चारों ब्राइड्समेड्स की ओर बढ़ी। उसकी आवाज़ ठंडी थी। वीडियो में दिख रही औरत तुम लोगों में से कौन है? सामने आओ। पीछे से जोई ने नींद में जम्हाई ले रही करिन को धक्का दे दिया, जिससे वह लड़खड़ाते हुए एनी के सामने पहुंच गई। एनी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम? स्टेज के नीचे बैठे जिक इस नज़ारे का मजा लेते हुए जेरेमी की ओर झुके। तुम्हारी छोटी बीवी ने फिर कमाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी और के दूल्हे को फंसाने की कोशिश करेगी, वो भी तुम्हारी भांजी के दूल्हे को, जबकि घर पर पहले से तुम हो। तस्क तस्क। जेरेमी शांत रहे, बस उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। करिन को नींद में हमेशा थोड़ी देर से प्रतिक्रिया होती थी। थोड़ी देर बाद होश में आते ही उसने सिर हिलाया। वीडियो में औरत की ड्रेस को ध्यान से देखो, सब साफ हो जाएगा। मेरी स्कर्ट पर तो रफल्स है ही नहीं। जोई ने नीचे झांककर देखा और उसका दिल धक से रह गया। ओह, गड़बड़ हो गई। असल में चारों ब्राइड्समेड्स में से सिर्फ उसकी ड्रेस पर रफल्स थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने तुरंत करिन की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में बोली, वो है, वही दूल्हे को फुसलाने की कोशिश कर रही थी। पहले वो वही ड्रेस पहने थी जो मैंने पहनी है, लेकिन बाद में बाथरूम से लौटने के बाद उसने मुझसे बदलने की जिद की। तब मुझे ज्यादा शक नहीं हुआ, लेकिन अब समझ आया कि उसने ऐसा क्यों किया। वो मुझे फंसाना चाहती थी। एनी और करिन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एनी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद है कि शुरू में तुम ही रफल्ड ड्रेस पहने थी। आखिर तुमने ड्रेस क्यों बदली? जोई ने मौका पाकर करिन पर फिर हमला बोला। हाँ, अगर तुमने दूल्हे को फुसलाया नहीं, तो बिना वजह मेरे साथ ड्रेस क्यों बदली? करिन ने जोई को तिरछी नज़र से देखा और शांत स्वर में बोली, मुझे तो कुछ और ही याद है। असल में तुम ही थी जिसने मुझसे जिद करके ड्रेस बदलवाई थी। जोई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बेकार के इल्जाम मत लगाओ। करिन ने लापरवाही से भान उठाए। सबूत? स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, क्या वो सबूत काफी नहीं है? जोई ने घबराकर बड़ी स्क्रीन की ओर देखा। वीडियो अब भी बार बार चल रहा था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी साफ नहीं थी कि औरत का चेहरा साफ दिखे। इसे पुख्ता सबूत मानना मुश्किल था। जोई ने व्यंग्य से कहा, लेकिन वो औरत तुम ही हो। जब तुम कह रही हो कि वीडियो सबूत है, तो इसका मतलब तुम खुद मान रही हो कि वही तुम हो। करिन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ऑडियो इंजीनियर की ओर देखा। क्या आवाज़ को पूरी वॉल्यूम पर किया जा सकता है? बस आवाज़ सुन लेंगे तो सब साफ हो जाएगा कि वीडियो में कौन है। वॉल्यूम बढ़ा दी गई और आवाज़ धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगी। सभी ने साफ साफ सुना कि दूल्हा हवान और ब्राइड्समेड जोई झगड़ रहे थे। उनकी बातचीत से साफ था कि दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ साधारण नहीं था, बल्कि वो प्रेमी थे। एनी ने गुस्से से चिल्ला कर कहा, तो ये तुम थी, और ऊपर से किसी और को फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से में जोई के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जोई ने कांपते हुए अपना चेहरा ढक लिया। उसके होंठ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था। वीडियो से आती साफ आवाज ने उसे हैरान कर दिया। असल में उसने जब चोरी छिपे वीडियो चलाने का इंतजाम किया था, तब आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि यही तो उसका प्लान था, सबके सामने वीडियो चलवाना। जोई हवान से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने उसे रिश्ता तोड़ने के लिए सिर्फ $30,000 दिए थे। अगर वह करिन से भी बदला ले लेती, जिसने उसकी नौकरी छिनवाई थी, तो उसका फायदा दोगुना हो जाता। करिन का नाम इतना बदनाम हो जाता कि उसे कभी कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चुप वीडियो आवाज़ वाले सबूत में बदल जाएगा और उसका प्लान उल्टा पड़ जाएगा। उसी वक्त हवान घबराकर एनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझ पर यकीन करो एनी, मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानता भी नहीं। मुझसे हाथ हटाओ।
तुम इस वक्त भी बहाने बना रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान होगे। एनी ने उसे घृणा से धक्का दिया और बिना पीछे देखे अपनी शादी की ड्रेस उठाकर हॉल से बाहर भाग गई। हवान ने ज़ोई को घृणित नज़रों से देखा, जिसने उसकी शादी बर्बाद कर दी थी, और एनी के पीछे दौड़ पड़ा। सारे मेहमान पहले ही ज़ोई की निंदा करने लगे थे और वह शर्म से मंच से भाग खड़ी हुई। वो एक ऐसी शादी में दूल्हे को बहकाने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो खुद ब्राइड्समेड थी, और फिर रिश्ता तोड़ने के लिए पैसे मांगने के बाद उसने किसी और पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। ये बेशर्मी की परिभाषा थी। अगर वहाँ सड़े हुए अंडे पड़े होते तो सब लोग उसी बेशर्म औरत पर फेंक देते। करिन जम्हाई लेती हुई ऊँधते अंदाज में बस यही सोच रही थी कि जल्दी से घर जाकर सो ले। उसने सिर झुकाकर देखा तो सबसे पहले जेरेमी की आधी संतुष्ट सी नज़रें देखीं। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, उसने सोचा। करिन जैसे ही मंच से उतरी, टॉमी गंभीर चेहरे के साथ आगे आया और गला खनखार कर बोला, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आज आपने जो कुछ देखा उसे ऐसे समझिए जैसे कभी देखा ही नहीं, इस शादी समेत। अगर इस बात का जरा भी जिक्र बाहर गया तो होल्डन्स किसी को नहीं छोड़ेंगे। इतने सारे मेहमान हैं और हम ये नहीं पता लगा सकते कि अफवाह कहाँ से निकली, इसलिए हम सबको ही जिम्मेदार मानेंगे। वातावरण अचानक तनावपूर्ण और भारी हो गया। मैंने तो कुछ नहीं देखा। हाँ, मैंने भी कुछ नहीं देखा। मैं तो बस बुफे खाने आया था। क्या संयोग है, मैं भी। लवीन्स, जेरेमी की मां के जरिए होल्डन्स से जुड़े हुए थे। वहां मौजूद कोई भी मेहमान न तो होल्डन्स को और न जेरेमी को नाराज करने की हिम्मत रखता था। जेरेमी खड़ा हुआ और सबकी भयभीत नजरों के बीच सीधा बाहर निकल गया। करिन भी थोड़ी दूरी बनाए हुए उसके पीछे चली, क्योंकि वह बस घर जाकर सोना चाहती थी। अचानक ज़ीक उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, छोटी लड़की। करिन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, ये आदमी है कौन। जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, उन्होंने हवान को एनी से माफ़ी मांगते देखा। मैं वादा करता हूँ एनी, अब कभी किसी और औरत को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज हमारी शादी का दिन है, क्यों न शादी के बाद सब बातें कर लें। एनी ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो चुका है, और सच कह रही हूँ अब कोई शादी नहीं होगी। हवान का चेहरा कठोर हो गया और उसने दांत भींच लिए। एनी की बेरुखी ने उसे पागल बना दिया था। उसे एनी से शादी करनी ही थी, क्योंकि उसकी फैमिली की जायदाद पर हक उसे तभी मिलता जब वो लवीन्स परिवार की किसी लड़की से शादी करता। उसने एनी को जोर से खींचा, उसके कान के पास झुककर धीमे स्वर में बोला, अच्छी लड़की बनो और शादी कर लो एनी। मैं वादा करता हूँ कि आगे तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर तुमने और विरोध किया तो मुझे मजबूरन तुम्हारी नंगी तस्वीरें इंटरनेट पर डालनी पड़ेंगी ताकि सब मर्द तुम्हें देख सकें। एनी स्तब्ध होकर हवान को देखने लगी। वह आदमी जिससे वह 3 साल से दिल से मोहब्बत करती थी, उसके मुंह से ये बातें सुनकर वह कुछ समझ ही नहीं। तुम कितने बेहया हो सकते हो। एनी ने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन हवान ने उसकी हरकत भांप ली और उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्से के बावजूद हवान मुस्कुराया, तुम्हें एक अच्छी लड़की बनकर मुझसे शादी करनी चाहिए एनी। मुझे कोने में मत धकेलो। अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम जानना नहीं चाहोगी। सपने देखना बंद करो। मैं कभी तुम्हारे जैसे आदमी से शादी नहीं करूँगी। एनी की आंखें गुस्से से लाल थीं। हवान का असली चेहरा देखकर वह घृणा से भर गई थी। अगर वह कर सकती तो उसी वक्त उसे मौत के घाट उतार देती, लेकिन उसका हाथ हवान की मजबूत पकड़ में था, जिससे न वह छूट पा रही थी और न उसे थप्पड़ मार पा रही थी। हवान ने नीच हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी न्यूड तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड हो जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो तुम। अचानक एक जोरदार थप्पड़ हवान के चेहरे पर पड़ा, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ाकर कॉरिडोर की दीवार पर बने म्यूरल से टकरा गया। करिन ने अपने हाथ झाड़ते हुए घृणा से कहा, घटिया इंसान। एनी स्तब्ध रह गई।
हवन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने सिर झटका और देखा कि उसे मारने वाली कोई ब्राइड्समेड थी। तुम होती कौन हो? मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे मारने की? करण ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे घटिया आदमी जो हर औरत से हाथ मिलाने में भी मौका ढूंढता है और अपनी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को न्यूड्स डालने की धमकी देता है, ऐसे को तो थप्पड़ ही पड़ना चाहिए। दूसरों के मामले में दखल मत दो, कुतिया। हवन ने गुस्से में हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि करण ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ा कि हड्डी चटकने की आवाज आई। हवन दर्द से चीख पड़ा और हैरान होकर प्यारी सी दिखने वाली करण को घूरने लगा। एनी को होश आया और वह दौड़कर आई। उसने हवन को जोरदार लात मारी। ये ले, मैंने अपनी जवानी के 3 साल तुम्हारे जैसे कुत्ते पर बर्बाद किए। मर जाओ, नीच इंसान। करण जम्हाई लेते हुए हवन को पकड़े रही ताकि एनी उसे जमकर पीट सके। थोड़ी दूरी पर जेरेमी हाथ जेब में डाले आराम से देख रहा था। उसके साथ खड़ा ज़ीक ताली बजाते हुए बोला, वाह, तेरी बीवी तो फाइटर निकली। मुझे तेरी चिंता होने लगी है। कहीं घर में तू ही घरेलू हिंसा का शिकार न बन जाए। जेरेमी ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और गहरी आवाज में पूछा, खत्म हुआ इसका हिसाब? एनी कांपते हुए जेरेमी की ओर देखने लगी। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। अंकल, उसने मुझे धोखा दिया और धमकी भी दी। करण को लगा कि अब रुक जाना चाहिए, इसलिए उसने हवन को छोड़ दिया और खिंचाव लेते हुए अपनी कमर सीधी की। हवन का चेहरा एनी की मार और खरोंचों से पहले ही बिगड़ चुका था। लेकिन अचानक हवन उठा और कॉरिडोर में रखी एक फूलदान उठाकर करण की ओर फेंकते हुए चिल्लाया, साली कुतिया। मैंने कहा था न अपने काम से काम रखो। जेरेमी की आंखें सिकुड़ गईं। वह तेजी से बढ़ा, करण को पीछे खींचकर उसकी ढाल बना और फिर जोरदार लात हवन के चेहरे पर मारी। उसके महंगे लेदर शूज हवन के पाखंडी चेहरे के बीचों बीच लगे। जेरेमी ने उसे नीचे घूरते हुए व्यंग्य से कहा, जिंदगी से तंग आ गए हो क्या? हवन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मिस्टर जेरेमी, ज़ीक धीरे धीरे आगे आया। क्या तुम अपने खानदान की रोजी रोटी कैपिटल सिटी में खत्म करना चाहते हो? जेरेमी की औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कर ली। हवन सन रह गया। मिस्टर जेरेमी की औरत। वह एनी पर हाथ उठाने से डरता था क्योंकि जानता था कि उसका रिश्ता जेरेमी से है, लेकिन जेरेमी का किसी ब्राइड्समेड की इतनी हिफाजत करना उसे हैरान कर रहा था। मिस्टर जेरेमी, मैं एनी से अलग नहीं हो सकता। मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे एक और मौका दे दे। जेरेमी ने ठंडी आंखों से घूरा। और इसलिए तुमने उसे न्यूड्स से ब्लैकमेल किया? हवन के चेहरे पर अपराधबोध झलक गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मिस्टर जेरेमी, मैं एनी से अलग नहीं हो सकता। मैं उसे खो नहीं सकता। ज़ीक ने हंसते हुए कहा, तुम उसे नहीं खो सकते या फिर अपने खानदान की दौलत पर हक खोने से डरते हो? हवन का चेहरा जम गया। एनी फूट फूट कर रोते हुए अपने अंकल की बाहों में गिर पड़ी। सच सामने आ चुका था, हवन उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। जेरेमी ने एनी को उठाया और ठंडे अंदाज में इशारा किया, इसे यहाँ से ले जाओ। लूनर सेंचुरी मैनर के कॉरिडोर को ऐसे घटिया कीड़े से गंदा नहीं होना चाहिए। जी सर। टॉमी ने तुरंत किसी को भेजकर हवन को ले जाने का इंतजाम किया। जेरेमी ने अपनी रोती हुई भतीजी को संभालते हुए करण की ओर देखा और थोड़े सख्त, लगभग पितृत्व भरे स्वर में पूछा, क्या तुम जख्मी तो नहीं हुई? करण ने सिर हिलाकर बात को हल्का किया। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी समय ज़ोई कोने में छुपकर यह सब देख रही थी। जेरेमी जैसे ताकतवर आदमी में उसे अपना सपनों का पति नजर आता था, दौलत, असर व रसूख और अच्छी शक्ल। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि करण को एक चमकते कवच वाले शूरवीर की तरह जेरेमी से बचाए जाने का विशेषाधिकार मिल गया। ज़ोई के लिए करण हमेशा अमीर मर्दों के आगे खुद को लटकाने का मौका ढूंढती रहती थी और वो नहीं चाहती थी कि करण सफल हो। थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ोई ने दांत भींचकर आगे बढ़ते हुए रोते हुए कहा, मिस एनी, मुझे फंसाया गया है। करण पर भरोसा मत कीजिए।
एनी ने जोई की तरफ देखा, आंसू पोंछते हुए त्योरियां चढ़ाईं और बोली, तू सामने आई तो याद आया, वरना तुझे तो मैं भूल ही गई थी, कमीनी। जोई घबराई नहीं और गंभीरता से करिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मैं नहीं थी। वो तो वही थी। वीडियो सब नकली थे। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वो कंप्यूटर में बहुत तेज है और टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट भी है। उसी ने मुझे फंसाया। एनी गुस्से में जोई के पास गई और बोली, तू हिम्मत कैसे कर रही है उस पर गंदी उंगली उठाने की? पता है वो मेरे लिए कौन है? वो का कौन है? जोई हकलाते हुए बोली, क्योंकि उसने तो हमेशा करिन को बस एक ब्राइड्समेड समझा था। एनी ने उसे लात मारी और बोली, ये जान ले कि उस घटिया हवान से जुड़ने का ख्याल भी इसके मन में कभी नहीं आया। ये मेरी गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त हैं। करिन ने तुरंत एनी की बात बीच में काट दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेरेमी के साथ उसका रिश्ता सबको पता चले, खासकर जब वो सिर्फ 3 महीने तक चलने वाला था। हाँ, ये मेरी अच्छी दोस्त है। एनी ने भी हामी भरते हुए कमर पर हाथ रखे और कहा, टॉमी, सबको बता दो कि जो भी इस कमीनी को नौकरी देगा, वो लवीन्स और होल्डन्स का दुश्मन बनेगा। टॉमी ने सिर हिलाया, समझ गया, मिस एनी। जोई बुरी तरह घबरा गई और एनी से माफी मांगने लगी। प्लीज माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एनी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो करिन से गिड़गिड़ाई, करिन, तुम ही इनके सामने मेरे लिए कुछ अच्छा कह दो ना, प्लीज। लेकिन करिन कुछ कह पाती, उससे पहले एनी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो करिन, इस कमीनी को इग्नोर करो। जोई जेरेमी की ओर मुड़ी और धीरे से गिड़गिड़ाई, मिस्टर जेरेमी, प्लीज रहम कीजिए। जेरेमी ने उस पर नजर डालने की भी जरूरत नहीं समझी। हमेशा की तरह बिना किसी भाव के चेहरे के साथ वो जिक के साथ दोनों लड़कियों के पीछे चल दिए। जोई हक्की बक्की वहीं खड़ी रह गई, पैर पटकते हुए बड़बड़ाई, ये क्या हो रहा है? करिन की एनी जैसी अमीर घर की लड़की से इतनी गहरी दोस्ती कैसे है? और मिस्टर जेरेमी ने उसे क्यों बचाया? तभी आधा मरा सा हवन लड़खड़ाता हुआ लौट आया। जोई को देखते ही उसने उसकी ओर झपटकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ले ये कमीनी! जोई चीखी और भागने लगी, लेकिन उसे जमीन पर गिराकर टटोला गया। हवन ने उसके पास से वो कार्ड निकाल लिया जिसमें उसका ब्रेकअप फी था और वापस ले जाने लगा। जोई झपटकर बोली, वो मेरा ब्रेकअप फी है, तुम इसे कैसे वापस ले सकते हो? हवन ने उसके चेहरे पर थूक दिया। तूने मेरी शादी बर्बाद कर दी और मेरी विरासत का हक भी छीन लिया, और अब ब्रेकअप फी मांगती है। जा जहन्नुम में। होल्डन्स के घर लौटते समय जेरेमी आराम से पीछे की सीट पर बैठा हुआ अपने हाथों में दस्तावेज देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, ये तुम्हारा काम था? करिन आधी नींद में सी बोली, हूँ। क्या? जेरेमी ने याद दिलाया, वो सर्वेलेंस वीडियो जो बड़े स्क्रीन पर चलाया गया। करिन के चेहरे पर लापरवाही भरा भाव था। यस एंड नो। जेरेमी अब भी अपने दस्तावेजों पर ध्यान लगाए हुए पन्ना पलटते हुए बोला, तो ये हाँ है या ना? वीडियो तो जोई ने लगाया था, लेकिन मैंने उनकी बातचीत मोबाइल से रिकॉर्ड की और बाद में उसमें जोड़ दिया, करिन ने सच्चाई से जवाब दिया। जेरेमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हें यहाँ ब्राइड्समेड बनकर लाने आया था, और तुमने दुल्हन की शादी ही बर्बाद कर दी। अब इसे कैसे समझाओगी? करिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे परिवार के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन गंदे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं, और अगर वो मेरी नज़र में आ जाएं, तो उन्हें खत्म करना मेरा फर्ज है। जेरेमी लगभग मुस्कुरा ही पड़ा और हल्की हंसी दबाते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद को विजिलेंटी समझती हो। करिन ने गुस्से से कहा, वो हवन नाम का आदमी एनी को धोखा दे रहा था और जब हम पहली बार मिले और हाथ मिलाया, तभी उसने बदतमीजी करने की कोशिश की। इससे साफ है कि उसका बर्ताव कितना घटिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी भतीजी को ऐसे आदमी से शादी करने दोगे, है ना? जेरेमी ने उसे टेढ़ी नज़र से देखते हुए पूछा, उसने बदतमीजी की? हाँ, ऐसा गंदा आदमी एनी के साथ अच्छा बर्ताव कभी नहीं कर सकता। और उसने किया कैसे?
करिन को लगा जेरेमी उसकी बात का असली मतलब नहीं समझ रहा, फिर भी उसने जवाब दिया। उसने दिखावे में हाथ मिलाया, लेकिन चालाकी से अपनी उंगली मेरी हथेली पर रगड़ दी। जेरेमी की काली आंखें और गहरी हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा। जब वे पहुंचे, करिन कार से उतरकर अकेली ही आंगन की तरफ चली गई। जेरेमी शायद काम में व्यस्त था, इसलिए वह इंतजार किए बिना ही चली गई। टॉमी भी कार से उतरा और जोर से बोला, मिस करिन, जरा रुकिए। करिन मुड़ी, क्या बात है? टॉमी ने पिछली सीट से एक चित्र फ्रेम निकाला, जिसे भूरी कागज की चादर में लपेटा गया था। उसने उसे करिन को थमाते हुए कहा, मिस्टर जेरेमी ने ये पेंटिंग कल नीलामी में आपके लिए खरीदी थी। ये उनकी दादी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। नीलामी से पेंटिंग। करिन का मन जैसे ठहर गया। उसने जल्दी से कागज हटाया और देखा, वो सचमुच गीस इन लेट ऑटम थी। जेरेमी ने इतनी ऊंची कीमत देकर ये पेंटिंग सिर्फ उसके लिए खरीदी थी। अगर उसे पता होता, तो वो आरन को और बोली बढ़ाने देती ताकि ऑक्शन हाउस और सेलर को और ज्यादा फायदा होता। करिन ने कुछ सोचा और जेरेमी की कार की खिड़की पर दस्तक दी। काली खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और जेरेमी का खूबसूरत चेहरा नजर आया, लेकिन वह अभी भी दस्तावेजों पर नजर गड़ाए था। करिन ने कहा, कार से उतरो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जेरेमी की नजर अब भी दस्तावेजों पर थी। करिन ने जोर देकर कहा, ये किसी और बात के बारे में है। जेरेमी ने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी चमकदार, मोहक आंखों को देखा। अचानक उसके मन में उत्सुकता जगी कि आखिर वो उसे क्या कहना चाहती है। जेरेमी ने दस्तावेज बंद किए और कार से उतर आया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब कहो। जेरेमी को हैरानी हुई जब करिन ने उसे दीवार की ओर धकेला, अपनी बाहें फैलाईं और पेड़ के तने की तरह उसे बाहों में भर लिया। फिर उसने बेहिचक कहा, मेरे सिर को पकड़ो, मिस्टर। जेरेमी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने आंखें छोटी कर दीं। करिन की बड़ी बड़ी आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं। उसने उसकी बात का जवाब न देते हुए कहा, जल्दी करो, मेरा सिर पकड़ लो। जेरेमी जरा भी नहीं हिला, उसकी नजरों में खतरनाक चमक झलक रही थी। तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं, मुझे छोड़ने के लिए। करिन ने भौहें चढ़ाकर जिद जारी रखी। उसने हिम्मत करके अपने पंजों पर खड़े होकर जेरेमी की गर्दन में बाहें डाल दीं। जेरेमी की गहरी नजरें और अंधेरी हो गईं। उसने देखा कि उसका गोल चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया है और उससे बच्चों जैसी कोमल खुशबू आ रही है। करिन ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी दादी ऊपर खिड़की से हमें देख रही हैं। ज्यादा मत हिलो डुलो और ऐसा करो जैसे ये सच हो। जेरेमी जरा सा ठिठका और हल्की नजर ऊपर डाली। सचमुच उसकी दादी दूसरी मंजिल की खिड़की से झांक रही थीं। करिन ने सिर को दाएं बाएं हिलाना शुरू किया, जैसे किस कर रही हो, लेकिन साफ था कि वो नकली था। जेरेमी ने उसे खामोशी से देखा और आंखें सिकोड़ते हुए हल्की मुस्कान दी। फिर उसने करिन के सिर को मजबूती से थामा और हल्का झुककर उसकी हरकत के साथ तालमेल बैठाया, हालांकि दोनों के बीच अब भी छोटा सा फासला था। करिन एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। दोनों की नजरें मिली और भले ही होंठ नहीं छुए थे, लेकिन उनकी सांसें और दिल की धड़कन बदल चुकी थीं। टॉमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये नज़ारा देखना उसका काम नहीं था, इसलिए उसने झट से मुंह फेर लिया और आसमान देखने लगा। किस खत्म होते ही करिन ने तुरंत जेरेमी को धक्का देकर पीछे कर दिया। वो खुशी खुशी टॉमी से पेंटिंग लेकर उसे अपनी बाहों में कसकर चल दी। 2 कदम चलते ही वो पलटी और आंख मारते हुए बोली, थैंक्स अंकल, आज आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। जेरेमी का चेहरा गंभीर और उलझन भरा था, उसकी पतली होंठ सिकुड़ गए। क्या उस बदमाश लड़की ने मुझे हैंडसम सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैंने उसे गिफ्ट दिया? टॉमी ने करिन को कोर्टयार्ड में हंसते खिलखिलाते जाते देखा तो अनजाने में मुस्कुरा उठा। वो तो सच में काफी क्यूट है। जेरेमी ने ठंडी नजर से टॉमी की तरफ देखा। अब भी उसे घूर रहा है क्या? टॉमी डर के मारे नजरें हटाकर बोला, अहम। तो अब कहाँ चलना है सर? द कंपनी इट इज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
अगले दिन करिन पैमेला के बनाए शानदार खाने का मजा ले ही रही थी कि तभी उसे एनी का फोन आया। करिन के पास एनी का नंबर सेव नहीं था, लेकिन उसने आवाज पहचान ली और पूछा, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? मुझे मेरे अंकल ने दिया। करिन और भी चौंक गई। और उनके पास मेरा नंबर कैसे? अरे, वो तुम्हारे हस्बैंड हैं। क्या उनके पास तुम्हारा नंबर नहीं होना चाहिए? ओह you're राइट। एनी ने पूछा, आज का क्या प्लान है करिन? अगर फ्री हो तो मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। करिन ने भौहें सिकोड़ ली। दोपहर में कौन पीता है? I'm hurt और मुझे अपना गुस्सा निकालना है। एनी की आवाज़ स्लर्ड थी, जैसे वह पहले से नशे में हो। कम ऑन, अकेले पीना बोरिंग है। फ़ोन रखते ही एनी ने एक मैसेज भेजा, जिसमें बा का एड्रेस लिखा था। तभी पैमेला किचन से सूप लेकर बाहर आई। कौन था फ़ोन पर, और क्यों तुम्हें ड्रिंक पर बुला रहा था? तुम्हें प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हो, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। करिन ने आज्ञाकारी होकर कहा, डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं नहीं पीती। एनी ने ज्यादा पी ली है, इसलिए मैं बस उसे चेक करने जा रही हूँ। पैमेला ने सूप रखकर हैरानी से उसे देखा। एनी, क्या जेरेमी तुम्हें लवीन से मिलवा चुका है? करिन ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों ग्रैंडमा? बुजुर्ग ने तुरंत अपनी होश संभाली और मुस्कुराकर बोली, अरे कुछ नहीं। बाहर सुरक्षित जगह नहीं होती, मैं ड्राइवर को कह दूंगी कि तुम्हें ले जाए। श्योर। करिन को लगा कि होल्डन्स और लवीन्स का रिश्ता कुछ अजीब है। जेरेमी के जरिए वे रिश्तेदार थे, लेकिन उनके बीच ज्यादा मेलजोल नहीं दिखता था। पिछले दिन एनी की शादी में होल्डन्स को नहीं बुलाया गया था, और उसे याद आया कि लवीन्स ने भी जेरेमी और उसकी फेक शादी में हिस्सा नहीं लिया था। खैर, उसने सोचा कि उसे जेरेमी के मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बा का नाम ट्वाइलाइट था, और अंदर का माहौल गजब का शोर शराबा और रोशनी से भरा था। करिन ने भीड़ में एनी को पहचान लिया, जिसके बाल रातों रात हॉट पिंक हो गए थे और वह डांस फ्लोर पर पागलों की तरह नाच रही थी। करिन ने सोचा, क्या हर दिल टूटी लड़की ऐसी ही हो जाती है? करिन, तुम आ गई, चलो मजे करते हैं। एनी ने करिन को देखा तो दौड़कर उसे गले लगाया और डांस फ्लोर पर खींच ले गई। करिन का नाचने का बिल्कुल मन नहीं था। कम ऑन, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। एनी ने मुंह फुलाकर कहा, मैं घर नहीं जा रही। घर तो बहुत बोरिंग है। उसके इनकार के बाद करिन को मजबूरी में उसे समझाकर एक छोटे से बूथ तक लाना पड़ा, ताकि एनी थोड़ी देर आराम करे। करिन ने अपने लिए जूस ऑर्डर किया, जबकि एनी लिकर की ही जिद कर रही थी। एनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। हवान की दोनों बाहें अब काम की नहीं रहीं। करिन ने भौं उठाए। क्या हुआ? एनी का चेहरा जटिल भावों से भरा था। सुना है, कल रात घर जाते वक्त उस पर हमला हुआ और उसकी दोनों बाहें टूट गईं। रिकवरी के बाद भी वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सोचो, ऐसा आदमी अगर दोनों हाथ खो दे तो प्रैक्टिकली डेड है। उस पर घर जाते वक्त हमला हुआ, करिन ने धीरे से कहा। तभी एनी ने अचानक ऊपर इशारा किया और चौंकते हुए बोली, अरे देखो, वो अंकल नहीं है क्या? किसी दूसरी औरत के साथ क्यों है वो? उफ, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो अफेयर कर रहा होगा। लगता है सारे मर्द एक जैसे निकले। चलो, अभी पकड़ते हैं उसे रंगे हाथों। जब करिन ने उस दिशा में देखा जहां एनी इशारा कर रही थी, तो उसने जेरेमी को देखा। उसका लंबा, सख्त सा शरीर, जो दूसरी मंजिल के कांच वाले कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसके साथ एक लंबी, खूबसूरत, घुंघराले बालों वाली औरत थी, जिसकी पतली कमर और लंबे पैर साफ नजर आ रहे थे। करिन ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। उसका चेहरा शांत था और आवाज भी उतनी ही ठंडी, इग्नोर हिम। एनी हैरान रह गई। तुम ऐसे ही अनदेखा कर दोगी कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और औरत से छुपकर मिल रहा है? करिन ने स्ट्रॉ से जूस का घूंट लिया और बेपरवाही से बोली, येप। एनी, जिसने अभी अभी खुद को एक धोखेबाज का शिकार पाया था और ऊपर से शराब के नशे में थी, ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
नो, अगर तुम्हें उसे कंट्रोल करने में डर लग रहा है तो मैं ही उसे पकड़ लूंगी। एम्फ, कितना डिसअपॉइंटिंग है ये आदमी। शादीशुदा है, फिर भी बाहर औरतों से मिल रहा है। एनी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए ऊपर चली गई। करिन उसे रोक नहीं सकी और बस माथा पकड़ लिया। चूंकि जेरेमी अपनी भतीजी के साथ कुछ भी गलत करने वाला नहीं था, करिन ने नशे में धुत एनी को अपनी मर्जी करने दिया। जेरेमी की निजी जिंदगी में दखल देने से करिन को कोई मतलब नहीं था। उनकी शादी तो सिर्फ दिखावे की थी, तो जेरेमी का किसी और औरत के साथ रिश्ता होना बिल्कुल सामान्य था। करिन आलस से बार के बूथ वाली सीट पर टिक गई और उनिंदी हो गई। आसपास के लोगों को देख रही थी, लेकिन अगर एनी का फोन नहीं आता तो वो तो अब तक लंच के बाद आराम से झपकी ले रही होती। अचानक एरन कुछ लोगों के साथ जल्दी जल्दी वहां आया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैनेजर ने तुम्हें देखा और मुझे खबर न दी होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। ये बार न्यूमून ग्रुप का हिस्सा था और एरन इसका मालिक था। करिन ने हल्की सी नज़र उठाए और उसे देखा। मैं बस किसी को लेने आई हूँ, ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं है। एरन उसके बगल में बैठ गया और जिज्ञासु होकर पूछा, किसे लेने आई हो? एक नीस। एक क्या? तुम्हारी कब से कोई नीस हो गई? मुझे क्यों नहीं पता। करिन को ऐसे बेकार सवालों का जवाब देने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए उसने पलटकर पूछा, क्या अभी दफ्तर का टाइम नहीं है? तुम यहाँ एंजॉय करने के बजाय कंपनी में क्यों नहीं हो? एरन ने मुस्कुराते हुए मिनरल वाटर की बोतल खोली और उसकी तरफ बढ़ाई। सोशलाइजिंग भी तो काम का हिस्सा है। और सब ठीक है, कंपनी सही हाथों में है। करिन ने पानी की एक चुस्की ली। तुम तो रोज ही सोशलाइजिंग करते रहते हो। ये जानकर कि करिन हमेशा उस पर नर्म पड़ जाती है, एरन ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। वैसे बॉस, वो होल्डन वाला कल यह नहीं समझ पाया कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, है ना? करिन ने छोटे से जवाब में कहा, नहीं। वो बेवकूफ बन गया। ग्रेट, लेकिन अफसोस, वो पेंटिंग तो वो मेरे पास है। एरन की आंखें चमक उठीं। सच? इतनी जल्दी? और तुम्हें वो पेंटिंग मिली कैसे? करिन ने सीधा जवाब दिया, उसने मुझे गिफ्ट कर दी। वो पेंटिंग जिसके लिए इतनी भारी रकम चुकाई गई थी, उसने तुम्हें ऐसे ही दे दी। वेल, वो मुझ पर एहसानमंद था, तो ये पेंटिंग देना उसी का एक तरीका था। एरन हक्का बक्का रह गया। बस इतना ही। करिन ने भान उठाए। और क्या सोच रहे थे तुम? एरन ने शरारती मुस्कान दी। मुझे तो लगता है उस होल्डन आदमी का कोई और इरादा है। तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा होगा। करिन ने चिढ़कर आंखें घुमा ली। थोड़ी तो शरीफ बनो। मैंने सोचा था तुम्हें सोशलाइजिंग करनी है। अब जाओ और वही करो। एरन ने कंधे उचकाए और उठ गया। साफ था कि वो अब और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। जाते जाते उसने वेटर को कह दिया कि करिन के लिए एक फल की प्लेट, कुछ स्नैक्स और एक कप गरम दूध लेकर आए। एरन के जाने के बाद बार की चकाचौंध भरी नियॉन लाइट्स ने करिन को और भी उनिंदा बना दिया और उसने आंखें बंद कर ली, एनी के लौटने का इंतजार करते हुए। अचानक, हाय देयर, माइंड। बार की तेज धुनों के बीच एक साफ, गहरी और मर्दाना आवाज करिन के कानों तक पहुंची। करिन ने अभी अभी आंखें बंद की ही थीं कि उसने किसी को उससे बात करते हुए सुना। ये खलल उसके चेहरे पर नापसंदगी की शिकन ले आया। जब उसने आंखें खोली तो सामने लाइट्स की चमक के नीचे एक काफी हैंडसम आदमी खड़ा था, चेहरे पर मनभावन मुस्कान लिए। काले ट्राउजर्स और सफेद शर्ट में, बिना टाई के, उसने जानबूझकर 2 बटन खुले छोड़े थे, मानो थोड़ा कॉलरबोन दिखाना चाहता हो। उसकी बिंदास अदाओं में एक अलग सी शालीनता थी, जो मिलकर एक दिलकश आकर्षण बनाती थी। करिन की चुप्पी देखकर उस आदमी ने और मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम अकेली हो? करिन ने आलस भरे अंदाज में जवाब दिया, नहीं। आदमी ने शालीन मुस्कान के साथ कहा, तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह चाहे हैंडसम था, लेकिन करिन ने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। असल में, हाँ, मुझे आपत्ति है। आदमी एक पल को जम सा गया, मानो उसे हैरानी हुई हो कि कोई लड़की उसे मना भी कर सकती है।
फिर जल्दी ही संभल कर उसने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी हुई? क्या तुम लीगल एज की हो? करिन ने उसे घूरकर बिना बोले चेहरा बनाया और पलटकर बोली, क्या तुम प्लेन क्लोथ्स पुलिस ऑफिसर हो? आदमी एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। करिन ने नाखुश होकर कहा, तो फिर इतने अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम सेंसस टेकर हो? मुझे हमेशा सिखाया गया है कि अजनबियों से बातें मत करो। आदमी का दिमाग एक पल को खाली हो गया, फिर हंसते हुए बोला, तुम अकेली लगी तो थोड़ी चिंता हो गई। इस तरह की जगह पर किसी लड़की का अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। करिन ने उसे ठंडी नज़र से देखा, टेबल पर रखे दूध का घूंट लिया और बोली, तुम मुझसे दूर रहोगे तो मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूंगी। उसकी हर बात उस खुद को सभ्य कहने वाले आदमी के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह वैसी औरतों जैसी नहीं थी जैसी वह जानता या उम्मीद करता था। वह दिलकश आदमी करिन को दिलचस्पी से देखता रहा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुम वाकई इंटरेस्टिंग हो, क्या मुझे तुम्हें अपना नंबर देने का सौभाग्य मिल सकता है? तभी अचानक करिन का फोन वाइब्रेट हुआ। एनी की कॉल थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया ताकि उस दिलकश आदमी से और बातें न करनी पड़ें। फोन के दूसरी ओर एनी की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई लगी। करिन, तुम्हें अभी तुरंत ऊपर आना होगा। करिन ने मना किया, नहीं, तुम नीचे आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, तुम ऊपर आओ और मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ लगभग रोने जैसी थी। एनी की आवाज़ में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो करिन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? लेकिन एनी ने फ़ोन काट दिया और बस डायल टोन रह गई। करिन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसका चेहरा देखकर वह दिलकश आदमी बोला, क्या हुआ? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? करिन ने सिर हिलाया, हाँ, और खड़ी हो गई। आदमी ने गंभीरता से कहा, बस बोलो, मैं कर दूंगा। करिन ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम साइड हो जाओ और रास्ता खाली कर दो। वह आदमी निशब्द रह गया, फिर धीरे से एक कदम पीछे हट गया और शरीर साइड में करके रास्ता दे दिया। करिन तेजी से एलिवेटर की ओर बढ़ गई। वह आदमी बस पीछे से उसे देखता रह गया। तभी उसका एक दोस्त वहां से गुजरा और उसे यूं ही खड़ा देख हैरानी से पूछा, क्या देख रहे हो, जेसन? वह आदमी, जिसका नाम जेसन टॉलबट था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक ऐसी लड़की जिसमें खूब पर्सनैलिटी है। अकेली बैठकर दूध पी रही थी, सोच रहा हूँ कि क्या वो सच में एडल्ट भी है। उसका दोस्त दंग रह गया। शायद पहली बार तुम किसी औरत में दिलचस्पी ले रहे हो। वो वाकई बहुत स्पेशल होगी। जेसन ने बस चुपचाप मुस्कुरा दी। ट्वाइलाइट की दूसरी मंजिल पर नीचे के शोरगुल वाले बार से अलग हाई एंड साउंड प्रूफ वीआईपी प्राइवेट रूम बने हुए थे। दोनों मंजिलें मानो दो अलग अलग दुनियाएं लग रही थीं। करिन ने एनी को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और उसे नहीं पता था कि एनी किस रूम में है। बार का जनरल मैनेजर करिन को देखकर तुरंत सम्मानपूर्वक आगे आया। मिस करिन, क्या आप मिस्टर आरन को ढूंढ रही हैं? करिन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आपने देखा कि एनी लवीन किस रूम में गई थी? मैनेजर बोला, नहीं, आज लवीन परिवार का कोई भी गेस्ट यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ है। करिन ने सोचा कि शायद एनी ने जेरेमी का पीछा करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन किए ही ऊपर जाने की कोशिश की होगी। उसने फिर पूछा, जेरेमी किस रूम में है? मैनेजर ने सच्चाई से जवाब दिया, वो स्नो रूम में है। स्नो रूम ट्वाइलाइट का सबसे बड़ा और लग्जरी वीआईपी रूम था, जो सिर्फ एलीट मेहमानों के लिए रिजर्व रहता था। करिन जैसे ही स्नो रूम की तरफ बढ़ने लगी, पीछे से शर्लिन की ऊंची आवाज गूंजी, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। रास्ते से हटो और मुझे आगे जाने से मत रोको। होस्ट ने असहज होकर समझाने की कोशिश की, स्नो रूम वीआईपी रूम है, वहाँ प्राइवेट गैदरिंग चल रही है। आपकी इनविटेशन लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकती। करिन ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने शर्लिन खड़ी थी। शर्लिन एक पल को ठिठकी, फिर नफरत से भौहें चढ़ाईं। करिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे अब भी करिन से गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका कार ट्रैफिक पुलिस ने टो कर लिया था और उसे जबरदस्ती महंगे कपड़े खरीदने पड़े थे जो उसे फिट भी नहीं आते थे।
करिन का चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा। मैं भी किसी को ढूंढने आई हूँ। शर्लिन को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसने करिन को सिर से पांव तक घूरा और तिरस्कार से बोली, तुम यहाँ किसे ढूंढ सकती हो? आगे स्नो रूम है, वहाँ सिर्फ हाई एंड वीआईपी गेस्ट आते हैं। और तुम ये फ्लिया मार्केट वाले कपड़े पहनकर सोच रही हो कि वहाँ एंट्री मिलेगी। सच में बहुत हंसाती हो तुम। करिन फैशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसके लिए आराम सबसे जरूरी था। उसके कपड़े सादे और एलिगेंट लगते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी बेहद अच्छी थी और बिल्कुल सस्ते नहीं थे। बस उनमें किसी बड़े ब्रांड का लोगो नहीं था। ट्वाइलाइट का मैनेजर आगे आया और सम्मानपूर्वक पूछा, मिस, क्या आपको इस झंझट को संभालने में हमारी मदद चाहिए? शर्लिन ने घमंड से मुस्कुराकर आदेश दिया, इस बेशर्म औरत को बाहर निकालो। ट्वाइलाइट न्यू कैपिटल सिटी का सबसे हाई एंड बार है। तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई देहाती यहाँ आकर इस जगह की लग्जरी वैल्यू कम न करे। लेकिन मैनेजर ने शर्लिन की बजाय करिन की तरफ देखा और उसी से आगे की हिदायतों का इंतजार किया। करिन ने हाथ लापरवाही से हिलाया। जैसे आपके नियम कायदे होते हैं वैसे ही करें। मैं स्नो रूम के अंदर देख लेती हूँ। जरूर। मैनेजर ने झुककर इशारा किया और करिन को अंदर जाने दिया। करिन आराम से स्नो रूम की तरफ बढ़ी। किसी ने उसे नहीं रोका और उसने आसानी से दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश कर लिया। शर्लिन हक्की बक्की रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वह करिन के पीछे जाना चाहती थी, मैनेजर द्वारा बुलाए गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया। अगर आपने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। शर्लिन बेहद नाराज हो गई। वो घटिया कपड़े पहनने वाली औरत स्नो रूम में कैसे जा सकती है, और मैं अपने लग्जरी ब्रांडेड कपड़ों के बावजूद अंदर क्यों नहीं जा सकती? पता है मैं कौन हूँ? मैं शर्लिन हूँ, वही मशहूर एक्ट्रेस जिसने द प्रिंसेस नोज बेस्ट में लीड रोल किया था। सिक्योरिटी ने गुस्से से उसे घूरा। चाहे आप एक्ट्रेस हो या प्रिंसेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ नियम मानते हैं। कृपया इस जगह के रूल्स का पालन करें और तुरंत यहाँ से जाएं। सख्त सिक्योरिटी गार्ड्स से डरकर शर्लिन न तो स्नो रूम में जा सकी, न ही लड़ पाई। उसने दांत भींचकर गुस्से से पूछा, वो औरत कौन थी जो अभी अंदर गई? तुम्हारा मैनेजर उसके लिए इतना रिस्पेक्ट क्यों दिखा रहा था? हम अपने गेस्ट्स की प्राइवेसी से जुड़ी बातों पर कुछ नहीं बता सकते। जवाब न मिलने पर शर्लिन आगबबूला हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि करिन कैसे अंदर चली गई। उसने सोचा कि शायद करिन किसी अमीर घराने से जुड़ गई है, शायद नौकरानी बनकर। शर्लिन ने मन ही मन तय किया कि वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसे देखना ही होगा कि करिन अंदर से किसके साथ निकलती है। असल में शर्लिन वहां अपने पुराने बेकस बेनिफैक्टर को ढूंढने आई थी। वही जिससे उसने रिश्ते तोड़ दिए थे क्योंकि उसे लगा था कि वो किसी बड़े अमीर घर में शादी कर लेगी। उसी समय उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया और इंडस्ट्री छोड़ दी, जिससे वह बेरोजगार हो गई। बाद में जब वह एजेंसी गई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने, तो वहां उसे बताया गया कि उसका नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और अब नए चेहरे लिए जा रहे हैं। गुस्से से भरी शर्लिन को पता चला कि उसका वही पुराना बेकस आज कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आया है। इसलिए वह यहाँ आई थी ताकि उसके साथ फिर से सुलह हो सके और वो उसे दोबारा सपोर्ट करे, वह उसे नए मौके दिलाए।